हेलो दोस्तों, आज हम जनवरी मंथ का कंप्लीट जनवरी मंथ 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो परीक्षा बिंदु प्रकाशन का है। ठीक है, आगे हम जनवरी मंथ का सबसे पहले हम जनवरी मंथ का जो प्रमुख जो दिवस हैं 2024 का वो देखेंगे। ठीक है, जनवरी का दिवस 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को हम परिवार दिवस मनाएंगे और 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को आता है कि युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस जो होता है ना, 6 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को हम NRI दिवस मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम NRI दिवस मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, 9 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाएंगे? विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके जन्मदिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, जयंती को यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। 24 जनवरी को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो भारतीय हो या राष्ट्रीय, उसे हम बालिका दिवस, जो बालिका दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस का मनाएंगे 24 जनवरी को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मनाएंगे, यानी कि बालिका को शिक्षा। ठीक है, बालिका को शिक्षा देना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिका को शिक्षा देना 24 जनवरी को दिवस मनाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को मनाएंगे। अब आते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएंगे और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाएंगे। मतदाता क्या देखने जाएंगे? पर्यटन देखने जाएंगे। मतदाता जब वोट देने जाते हैं तो क्या देखेंगे? यानी कि उनको लुभाने के लिए तरह तरह का पर्यटन का निर्माण किया जाता है, तो इसलिए जो है सब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे इसको कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन 25, प से पर्यटन और प से 25, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 26 जनवरी। ठीक है, आगे क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा पूर्णतः जो है सो पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हो गया था, तो इसलिए जो है सो राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में, भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे में 26 नवंबर 1900 जो होता है ना, 49 को जो होता है पूर्णतः जो होता है ना संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है सो पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हम सीमा शुल्क भी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जो जयंती थी, जयंती मनाया जाता है। 28 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो लाला लाजपत राय की जयंती। ठीक है, 28 जनवरी को हम डेटा गोपनीयता दिवस भी मनाते हैं। तो 28 जनवरी को एक तो लाला लाजपत राय की जयंती और डेटा गोपनीयता दिवस भी मनाया जाता है। तो 28 जनवरी को हम डेटा गोपनीयता दिवस भी मनाते हैं और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती को भी मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक बार फिर से जो है सो रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम 23 जनवरी को देखेंगे। तो 23 जनवरी को तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को 2 बताए। 24 जनवरी को सबसे पहले तो बालिका दिवस, और बालिका को जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिया जाएगा? शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को भी 2 दिवस मनाते हैं। एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और आपके मतदाता को लुभाने के लिए जो है सो पर्यटन का निर्माण किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को 2 दिवस। एक होता है हमारा गणतंत्र दिवस, जो सबको जानते हैं, और 26 जनवरी को एक सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 28 जनवरी को ही डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर एक ऊपर से देख लेते हैं। 1 जनवरी को जो होता है ना वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, 9 जनवरी को NRI, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस जयंती, पराक्रम दिवस, बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 26 जनवरी को, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती तथा डेटा गोपनीयता दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दिवस के आगे हम अब जो है सो कुछ जो भी अभी हमें पद्म विभूषण जो बांटा गया है, हमारे जो भारत रत्न बांटे गए हैं, हम कुछ जो आपके पदक हैं उसके बारे में, अवार्ड हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम अवार्ड घोषणा
25 जनवरी राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। ठीक है। अवार्डों की पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण की शुरुआत जो होता है ना, कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था। भारत रत्न देने की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में शुरुआत की गई थी। ठीक है। जो 25 जनवरी राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया गया 25 जनवरी 2024 को कि कुल पुरस्कार जो होता है ना 132 दिया गया है। कुल पुरस्कार कितना? 132। कुल पुरस्कार जो होता है 132, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म विभूषण ब से विभूषण, विभूषण से 5। ठीक है। भूषण 17 दिया गया और पद्मश्री 110 दिया गया। ठीक है। तो कुल पुरस्कार 132 दिया गया। कुल पुरस्कार 132, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 भूषण और पद्मश्री 110। ठीक है। तो पद्म विभूषण 5, 17 भूषण और 10 110, यानी कि आपका पद्मश्री। ठीक है। अब आगे देखते हैं जो पद्म विभूषण मिला है 5 व्यक्तियों को। तो 5 व्यक्ति में जो पद्म विभूषण मिला है उसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले हम वैजयंती माला बाली को देखेंगे, जो कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। वैजयंती माला बाली को दिया गया। सबसे पहले किसे दिया गया? सुश्री वैजयंती माला बाली, कला तमिलनाडु की है। ठीक है। वैजयंती माला बाली को दिया गया है। उसके बाद में कोनिडेला चिरंजीवी, जो साउथ के एक्टर हैं, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से, चिरंजीवी को दिया गया। उसके बाद में एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक आंध्र प्रदेश के एम वेंकैया नायडू को दिया गया है। एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से हैं, इन्हें दिया गया है। उसके बाद में एक पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया। पद्म सुब्रमण्यम जो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है। और एक श्री बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है। 4 तो जीवित हैं और एक मरणोपरांत बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया, जो सामाजिक क्षेत्र से बिहार से आते हैं। ठीक। जो सामाजिक क्षेत्र में कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। ठीक है। तो 5 आदमियों को विभूषण दिया गया। ठीक है। टोटल पदक जो है 132 दिया गया है, जिसमें 5 विभूषण है, 17 भूषण है और 110 पद्मश्री है। ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम वैजयंती माला बाली पद्म सुब्रमण्यम ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है दिया गया 5 जो विभूषण भारत में दिया गया है, जो 25 जनवरी को घोषणा की गई, 26 जनवरी को बांटा गया। उसमें तो वैजयंती माला बाली है, वो भी तमिलनाडु से है। उसके बाद में एक पद्म सुब्रमण्यम है, तमिलनाडु से दोनों। उसके बाद में एम वेंकैया नायडू तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से हैं। उसके बाद में चिरंजीवी हैं, आंध्र प्रदेश से ही हैं, जो कला के क्षेत्र से, और बिंदेश्वरी पाठक जो सामाजिक क्षेत्र से आते हैं, बिहार के मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। अब पद्मश्री के बारे में देखेंगे कि पद्मश्री जो है किन किन व्यक्तियों को मिला है। 17 व्यक्तियों को मिला पद्मश्री, जिसमें से आगे हम देखते हैं कि किन किन को मिला है। अब देखिए 17 व्यक्ति पद्म विभूषण पाने वाले 17 व्यक्ति, जिसमें से एक है फातिमा बीबी, सुश्री एम फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी को दिया गया है, सार्वजनिक मामले के फातिमा बीबी को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेम है फातिमा बीबी। ठीक है। तो फातिमा बीबी को दिया गया, सार्वजनिक मामले में केरल राज्य की है, फातिमा बीबी को दिया गया। ठीक है। तो फातिमा बीबी का नाम जो है सो सबसे पहले याद रखना है कि मरणोपरांत फातिमा बीबी को पद्म भूषण दिया गया सार्वजनिक मामले में। उसके बाद में हरमुसुजी एन कामा, श्री होरमुसुजी एन कामा, होरमुसुजी एन कामा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। उसके बाद में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ठीक है। 3 नंबर मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो फातिमा बीबी और मिथुन चक्रवर्ती का नाम याद रखिए। मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, और फातिमा बीबी केरल से ही हैं सार्वजनिक मामले में। ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर है होरमुसजी एन कामा, होरमुसजी श्री होरमुसजी एन कामा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से दिया गया है। उसके बाद में है सीताराम जिंदल जी। जिंदल से याद रखिएगा, जिंदल जो अभी बहुत सारा जो है पार्लियामेंट में जिंदल का नाम जो है सो चलते रहता है, इसलिए जो है सो सीताराम जिंदल का नाम याद रखिए। व्यापार और उद्योग, ये भी व्यापार से संबंधित है। तो सीताराम जिंदल जो है सो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं। ठीक है। उसके बाद में यंग लियू, विदेशी नाम है, और यंग लियू का नाम जो है सो एकदम याद रखना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। यंग लुई। ठीक है। यंग लुई का नाम याद रखना चाहिए, ताइवान की है। ठीक है। तो यंग लुई जो है सो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ताइवान से मिला है। यंग लुई को मिला है। ठीक है। यंग लुई को जो है सो क्या मिला है? तो व्यापार और उद्योग में ताइवान के हैं। यंग लुई को जो है सो पद्म भूषण मिला है। ठीक है। उसके बाद में अश्विन बालचंद्र मेहता को दावा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। अश्विन बालचंद्र मेहता से महाराष्ट्र, मेहता से क्या हो जाएगा? तो मेहता से हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। मेहता जी हो जाएंगे महाराष्ट्र से, जो दवा के क्षेत्र में अश्विनी बालचंद्र मेहता को मिला है। उसके बाद में सत्यव्रत मुखर्जी को सार्वजनिक मामले में पश्चिम बंगाल के सत्यव्रत मुखर्जी को मिला है। उसके बाद राम नाईक। ठीक है। इंपॉर्टेंट नेम है राम नाईक। तो राम नाईक को महाराष्ट्र से हैं। राम नाईक कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। तो राम नाईक को जो है याद रखना है। ठीक है। तो राम नाईक जो है सार्वजनिक मामले में महाराष्ट्र से हैं। तो राम नाईक को क्या मिला है? तो राम नाईक को जो ही पद्म भूषण मिला है। ठीक है। आगे आते हैं तेजस मधुसूदन पटेल दवा के क्षेत्र में गुजरात से हैं। तेजस मधुसूदन पटेल कहाँ से हैं? गुजरात से। पटेल कहाँ से हैं? तो गुजरात से हैं तेजस मधुसूदन पटेल, इन्हें दवा के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद में हमारे ओला नेरी राजगोपाल। ठीक है। किसे मिला है? ओला नचेरी रामगोपाल, सार्वजनिक मामले में केरल से हैं। रामगोपाल केरल के हैं, ल से ल यानी केरल में है। तो ओला
ओलानचेरी जो होता है ना, ओलानचेरी राम गोपाल जो सार्वजनिक मामले में केरल से इन्हें मिला है। उसके दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, ठीक है। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, तो सिर्फ राजदत्त याद रखिए। दत्तात्रेय राजदत्त जो कला के क्षेत्र में से महाराष्ट्र से हैं, तो राजदत्त को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। उसके बाद में है हमारे तोगदान रिनपोछे, श्री तोगदान रिनपोछे, इन्हें अन्य अध्यात्मकवाद में लद्दाख से हैं, ठीक है। तो लद्दाख से रिनपोछे को मिला है, ठीक है। लद्दाख से किसे मिला है, रिनपोछे को मिला है, तोगदान रिनपोछे, जो आध्यात्मिक से संबंधित है, अध्यात्मवाद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में हमारे प्यारेलाल शर्मा को मिला है, प्यारे को मिला है, यानी कि प्यारेलाल शर्मा को क्या मिला है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं, तो पद्म भूषण मिला है प्यारेलाल शर्मा को। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को दावा के क्षेत्र में बिहार का एक इंपॉर्टेंट है, बिहार का याद रखना है कि चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर बिहार से, इकलौता बिहार से हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला, और पद्म विभूषण बिंदसरी पाठक को मिला, ठीक है। जो मरणोपरांत चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, बिंदसरी पाठक और चंद्रेश्वर जो होते हैं ना, चंद्रेश्वर जो प्रसाद ठाकुर को दावा के क्षेत्र में बिहार से मिला है पद्म भूषण। सुश्री उषा उथुप कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से, उषा उथुप कला के क्षेत्र में मिला है। एक विजयकांत को मिला है, विजयकांत कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु से विजयकांत को मिला है, विजयकांत को तमिलनाडु से मिला है, ठीक है। उसके बाद में है कुंदन व्यास, श्री कुंदन व्यास को क्या मिला, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। कुंदन व्यास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है सो हमने पद्म 5 जो है सो 5 पद्म विभूषण मिला है, उसके बाद में 17 जो है पद्म भूषण मिला है, 110 जो है पद्मश्री मिला है, ठीक। इसमें से मरणोपरांत 9 व्यक्ति को जो है सो हमने टोटल मिला करके जो है सो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री दिया है, जिसमें से एक है बिंदश्री पाठक जी मरणोपरांत में पद्म विभूषण में। उसके बाद में विदेशी और NRI में 8, ठीक है। एक लुई साहब थे ताइवान के, जिन्हें जो दिया गया है व्यापार उद्योग में पद्म भूषण, ठीक है। तो उसी तरह विदेशी और NRI को 8 दिया गया है, ठीक है। 9 मरणोपरांत, 8 NRI को, और कुल महिलाएं हैं 30। कुल महिलाएं कितनी हैं, 30 इसमें, यानी कि टोटल 132 जो दिया गया है, इसमें से 9 तो हम मरणोपरांत दिए हैं, 8 हम विदेशी को दिए हैं NRI को, और 30 महिलाएं को दिए हैं, ठीक है। और इसका भी बंटवारा हुआ है कि 5 जो है सो किसे दिया गया, पद्म विभूषण को दिया गया है, 17 पद्म भूषण को दिया गया है, तथा 110 पद्मश्री को दिया गया है, ठीक है। एक बार और ही हम रिकॉल कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। 17 व्यक्तियों को मिला है, इसमें से हम देख लेते हैं कि एक तो फातिमा बीबी को मिला है, फातिमा बीबी को केरल के सार्वजनिक मामले में, हॉर्मुसी एंड कामा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से, सीताराम जिंदल को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कर्नाटक से, यंग लुई इंपॉर्टेंट नाम है, व्यापार और उद्योग से ताइवान से, अश्विनी बालचंद्र मेहता को दावा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले में पश्चिम बंगाल से, राम नाइक सार्वजनिक मामले में महाराष्ट्र से, तेजस मधुसूदन पटेल को दावा के क्षेत्र में गुजरात से मिला है, ओलानचेरी राम गोपाल को सार्वजनिक मामले में केरल से मिला है। उसके बाद में दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से मिला है। रिनपोछे जो अन्य अध्यात्मवाद से लद्दाख से हैं, रिनपोछे को मिला। प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से मिला है। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर दावा के क्षेत्र में बिहार से मिला है। उषा उथुप कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से मिला है। विजयकांत को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से मिला है, तथा कुंदन व्यास को मिला है साहित्य व्यास यानी कि शिक्षा से संबंधित महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। टोटल 9 मरणोपरांत, 9 अब फिर से 132 में से कितना है, 9 मरणोपरांत को दिया गया, 8 NRI को दिया गया और 30 महिलाएं को दिया गया, 5 पद्म विभूषण था, उसके बाद में 17 पद्म भूषण था और पद्मश्री 110 था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सभी को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं मिला था। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसका मुख्य बिंदु, ठीक है, इसका कुछ मुख्य बिंदु है। जनता समूह नागरिक वर्ग नियंत्रित प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा करके भारत का संविधान लागू किया गया, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा की थी, ठीक है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना 1930 में 26 जनवरी को एक झंडा फहराया था लाहौर में, और उन्होंने जो है सो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी कि बन के तुरंत तैयार हो गया और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर साहब थे। उसके बाद में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद बने और अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे, तो 9 दिसंबर को बने थे, ठीक है। 11 दिसंबर को 9 दिसंबर 1947, ठीक है। उसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा साहब बने 9 दिसंबर को। उसके बाद में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद, फिर 13 दिसंबर को जो होता है ना प्रारूप आपका प्रस्तावना को पेश किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया। राष्ट्रीय गान जो 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है जो 26 जनवरी 1963 को। देखिए इसमें 63 याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है 63 है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह तो 26 जनवरी को शामिल कर लिया गया 50 में, राष्ट्रगान को 24 जनवरी को 2 दिन पहले, राष्ट्रीय गीत को भी 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को ही शामिल किया गया। लेकिन 1963 राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, पायोक्रिस्टस जो उसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर को कब 26 जनवरी 1963 में, 26 जनवरी को 1963 में। वही राष्ट्रीय पशु बाघ जो है ना 18 नवंबर 1972 को शामिल किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है। बाघ को कब शामिल किया गया 18 नवंबर जो होता है ना, ठीक है, कब शामिल किया गया है तो 18 नवंबर 1972 को, ठीक है। 18 नवंबर 1972 को जो है ना 1972 को शामिल किया गया है, ठीक है। 18 नवंबर 1972 को। तो पक्षी कब 1963 में, 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी मोर, और 18 नवंबर 1972 को जो है सो राष्ट्रीय पशु को बाघ को शामिल किया गया, ठीक है। हमारे सभी कृति दी गई। राष्ट्रीय तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को जो है सो राष्ट्रीय तिरंगा को, ठीक है, शामिल किया गया। राष्ट्रीय तिरंगा कब 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा को शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण कुछ है। गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण कौन करते हैं तो राष्ट्रपति जी करते हैं, और स्वतंत्रता दिवस की ध्वजारोहण जो 15 अगस्त को मनाया जाता है वो प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से करते हैं, ठीक है। ये जो है सो गणतंत्र दिवस जो होता है ना राष्ट्रपति द्वारा कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में मनाया जाता है, ठीक है। परीक्षा हेतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है सो जो अतिथि। गणतंत्र दिवस का प्रथम मुख्य अतिथि जो रहे, सबसे पहले जो प्रथम थे 1950 में, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, उस समय सुकर्णो थे। कौन थे? सुकर्णो इंडोनेशिया के थे। गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्णो थे जो इंडोनेशिया के थे। उसके बाद में गणतंत्र दिवस पर 2023 के मुख्य अतिथि कौन रहे तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी 1 साल पहले यानी कि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल जो होता है ना अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ना, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ना गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि रहे। सबसे पहले सुकर्णो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे इसमें। और 24 में याद रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? इमैनुअल मैक्रो हमारे गणतंत्र दिवस के 2024 के मुख्य अतिथि रहे, ठीक है। तो अल सीसी याद रखना है कि अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति, सबसे पहले जो है सुकर्णो थे इंडोनेशिया के, उसके बाद में 2023 में जो थे कौन बने तो अल सीसी बने, और 24 में कौन बने तो मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति बने, ठीक है। राजधानी इनकी फ्रांस के पेरिस है तथा मुद्रा यूरो है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। तो 2024 का थीम क्या था? 2024 गणतंत्र दिवस का थीम था कि विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। एक तो विकसित भारत और दूसरा क्या है? भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत तथा लोकतंत्र की क्या है? मातृका। विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा जो एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में भारत को आवश्यक गुणों में प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो अभी का जो थीम था 2024 का गणतंत्र दिवस का थीम क्या था तो भारत और लोकतंत्र की मातृका तथा विकसित भारत तथा भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। अन्य जानकारी में है कि 2024 में झांकी में शामिल 26 झांकियाँ शामिल हुई थी, ठीक है। टोटल कितनी झांकियाँ शामिल हुई थी तो 26 झांकियाँ शामिल हुई थी, और राज्य और केंद्र मिला करके, ठीक है, अन्य 4, ओके। राज्य और केंद्र से 26 झांकियाँ थी और अन्य में 4 झांकियाँ जो राज्य और केंद्र से नहीं था, ठीक है। उसके बाद में 2023 के गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की थी तो उत्तराखंड के मानस खंड की, ठीक है। तो 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही, अभी जो 2024 की टोटल झांकियों की शामिल कितना किया गया था तो टोटल 26 झांकियाँ थी, टोटल 26 झांकियाँ थी जो केंद्र और राज्य से संबंधित था, लेकिन 4 जो है ना 4 झांकियाँ अन्य थे, ठीक है। 2023 में उत्तराखंड के मानस खंड की जो झांकियाँ थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। उसके बाद में ध्वज की कुल लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 अनुपात 2 में होता है। उसके बाद में चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। ध्वज के अभिकल्पना कौन थे? पिंगली बंकैया थे। पिंगली जो होता है ना, पिंगली बंकैया उन्होंने ध्वज को क्या अभिकल्पक किए थे, वो बनाए थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, निलंबो न्यूसिपेरा ग्रेटन, इसका जो होता है ना ग्रेटन वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है, जो निलंबो न्यूसिपेरा ग्रेटन जो है ना इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद मौलिक अधिकार 19 के 1 में है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना अनुच्छेद किस में है तो आर्टिकल 19 के 1 में है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है जो 2009 में शामिल किया गया, ठीक है। ये डेट याद रखना है कि 2009 में जो है सो शामिल किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है तो डॉल्फिन है, जिसे 2009 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ध्वज की लंबाई 3 अनुपात 2 में है। ध्वज का विकल्प पिंगली बंकैया ने किया था, कमल है राष्ट्रीय पुष्प,
झंडा फहराएंगे हम 1901 के तहत। अनुच्छेद वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर में फैली है। जलीय जीव है डॉल्फिन जो 2009 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2009 में शामिल किया गया था। ठीक है, अभी जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? सबसे पहले तो सुकर्णो रहे थे जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 23 में कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी थे जो मिस्र के राष्ट्रपति रहे। और 24 में इमैनुअल मैक्रों रहे जो पेरिस के थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। मुद्रा यूरो है वहाँ का। और 2024 गणतंत्र दिवस का थीम था कि विकसित भारत तथा भारत लोकतंत्र की मातृका। आगे देखते हैं। अब 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के बारे में हम देखेंगे कि 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2024 किसे दिया गया। ठीक है, तो प्रथम बार सबसे पहले 69वां फिल्म जो होता है ना पुरस्कार का बंटवारा 2024 में हुआ है। और प्रथम बार जो फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था वो 1954 में। सबसे पहले शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में मुंबई से शुरुआत की गई थी। और आयोजन जो है सो अभी का जो आयोजन हुआ है 2024 का गांधीनगर गुजरात में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 1954 में शुरू किया गया था मुंबई से। सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1954 में मुंबई से शुरू किया गया था। और गुजरात में 2024 का कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। बेस्ट फिल्म 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो है ना 69वें फिल्म फेयर अवार्ड जो है ना सबसे पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? 12th फेल। ठीक है, 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा बेस्ट डायरेक्टर है। बेस्ट स्क्रीन प्ले 12th फेल। 12 विक्रांत मासे इसका जो एक्टर है कौन है? विक्रांत मासे हैं। 12th फेल के जो एक्टर हैं विक्रांत मासे हैं। ठीक है, विक्रांत मासे। तो बेस्ट फिल्म कौन है? 12th फेल है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले 12th फेल। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया, रणवीर कपूर को दिया गया, रणवीर कपूर को दिया गया है जो एनिमल मूवी के हीरो हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर कपूर है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ना आलिया भट्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एनिमल फिल्म के लिए जो है सो रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए जो है सो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है सो किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जो है सो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए दिया, 12th फेल के लिए दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में रानी मुखर्जी को दिया गया, श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। ठीक है, और शेफाली शाह को दिया गया है। सबसे अगर अभिनेता में कहे क्रिटिक्स अवार्ड तो विक्रांत मौसी को दिया गया, विक्रांत मैसी को दिया गया 12th फेल के लिए। तथा अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स कहे तो रानी मुखर्जी को, श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे द थ्री ऑफ अस के लिए, थ्री ऑफ यूएस के लिए जो है ना थ्री ऑफ यूएस के लिए जो है सो शेफाली शाह को दिया गया है। थ्री ऑफ अस के लिए शेफाली शाह को दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं रानी मुखर्जी तथा शेफाली शाह को जो है सो बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड का अवार्ड दिया गया। उसके बाद में अन्य अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर में भूपेंद्र बब्बल है अर्जुन बैली के लिए। ठीक है, अर्जुन बैली के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन है? भूपेंद्र बब्बल है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो शिल्पा राव है बेशरम रंग के लिए। बेस्ट डायलॉग है इंसिता मोइत्रा रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, इंसिता मोइत्रा को बेस्ट डायलॉग दिया गया। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अविनाश अरुण धावरे थ्रो ऑफ अस के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अविनाश अरुण धावरे को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को दिया गया। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सो किसे दिया गया? डेविड धवन को, डायरेक्टर को दिया गया। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल में आदित्य रावल फराज फिल्म के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल में आदित्य फराज हैं। और बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस हैं अलीजे अग्निहोत्री फर्रे के लिए। और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण डुडेजा धक धक मूवी के लिए, तरुण डुडेजा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जो है सो हमने देख दिया। इंपॉर्टेंट जो है सो इसमें से वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणबीर कपूर तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी के लिए। एनिमल के लिए क्रिटिक्स के लिए विक्रांत मासे हैं। और रानी मुखर्जी तथा शेफाली शाह जो है ना ये भी क्रिटिक्स के लिए है अभिनेत्री। ठीक है, जो बेस्ट अगर फिल्म कहे तो बेस्ट फिल्म 12th फेल है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का जो कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म 12th फेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम भारत रत्न के विजेता जो 1954 से लेकर के 2024 तक हैं, भारत के टोटल विजेताओं की लिस्ट को हम देखेंगे जो किन्हें किन्हें मिला है। ठीक है, अब देखिए श्री राजगोपालचारी सबसे पहला जो 1954 में जो भारत रत्न दिया गया तो सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया, श्री राजगोपालचारी, उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सीवी रमन को। श्री राजगोपालचारी राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालचारी तथा सीवी रमन को 1954 में दिया गया। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे श्री राजगोपालचारी साहब। उसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा नोबेल विजेता 1930 में कौन थे? तो
भौतिक के क्षेत्र में सी वी रमन साहब थे। तो 3 व्यक्तियों को 1954 में मिला है। किसे किसे मिला है? तो सी राजगोपालाचारी को मिला है, उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन को मिला है। ठीक है। उसके बाद में 1955 54 के बाद में 55 में भी 3 व्यक्तियों को मिला। ठीक है। एक तो भगवान दास थे, एक भगवान दास साहब थे, उसके बाद में एम विश्वेश्वरैया साहब थे तथा जवाहरलाल नेहरू थे। तो भगवान दास क्या थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ जो था ना, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? भगवान दास साहब थे। ठीक है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को 55 मिला और गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम रहे। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है। तो 55 में भी 3 व्यक्तियों को मिला। 54 में मिला सी राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और सी वी रमन। ठीक है। 55 में भगवान दास, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू साहब प्रथम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। अब आते हैं तो उसके बाद में 58 सॉरी हमने गलत बता दिया है, आगे देखते हैं, एक सेकंड। भगवान दास को 1955 में काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। 1955 में एम विश्वेश्वरैया को और जवाहरलाल नेहरू को मिला है। ठीक है। यानी कि 1955 में 3 व्यक्ति थे, एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू साहब तथा भगवान दास। भगवान दास क्या थे? काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। और विश्वेश्वरैया साहब जो भारतीय आयोजक जनक थे, भारतीय आयोजना के जनक कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया थे और जवाहरलाल नेहरू प्रथम पीएम थे। ठीक है। तो 55 में 3 व्यक्तियों को मिला है, भगवान दास, विश्वेश्वरैया तथा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में 56 में नहीं दिया गया, 57 में एक सिर्फ गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत को जो उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया 57 में। सिर्फ 58 में भी एक व्यक्ति को, डिक्के कर्वे को दिया गया, धोंदो केशव कर्वे, जो महान समाज सुधारक थे। डिक्के कर्वे क्या थे? एक महान समाज सुधारक थे, जिन्हें 1958 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है। उसके बाद में विधान चंद्र राय, जो चिकित्सा स्वतंत्रता सेनानी, विधान चंद्र राय के जन्म को जो होता है 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। तो वही चिकित्सा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1900 कब दिया गया? तो 1961 में विधान चंद्र राय को तथा पुरुषोत्तम दास टंडन को, जो हिंदी भाषा को राजभाषा जो है सो जोड़ा, राजभाषा के रूप में संविधान में जुड़वाया, वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 में। तो विधान चंद्र राय तथा पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में जो है ना दिया गया है। ठीक है। आगे आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में दूसरे उप राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर नहीं बल्कि जाकिर हुसैन थे। ठीक है। जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया। उसके बाद में आपके पांडुरंग वामन काने को, जो शिक्षाविद संस्कृत के विद्वान थे, काने साहब को दिया गया। एक तो जाकिर हुसैन और दूसरा काने साहब को 1963 में दिया गया। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया? 1966 में दिया गया था। ठीक है। इंदिरा गांधी 66 के बाद में एक बार जो है सो 5 साल तक जो है सो भारत रत्न नहीं दिया गया था। वहीं इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी को जो है ना प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में 1971 में दिया गया। ठीक है। 1971 में किसे दिया गया? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री को दिया गया। उसके बाद में 1971 में इंदिरा गांधी को, उसके बाद 75 में 3 बार उपराष्ट्रपति तथा तीसरा उपराष्ट्रपति ब्राहगिरी वेंकट रवि जो है ना, उसके बाद में तीन बार उपराष्ट्रपति रहे और चौथे जो होता है ना राष्ट्रपति के रूप में वेंकट रवि को दिया गया। ठीक है। वेंकट गिरी को 1975 में दिया गया था। वेंकट गिरी को कब दिया गया था? 1975 में वेंकट गिरी को दिया गया। ठीक है। उसके बाद में कुमार स्वामी कामराज जो तमिलनाडु के सीएम रहे और मिड डे के जनक थे। मिड डे के जनक कौन थे? तो कामराज साहब थे। कामराज को 76 में दिया गया। 75 में किसे दिया गया था? तो 75 में हमें वेंकट गिरी को दिए और 76 में कामराज को दिए। ठीक है। तो कामराज तमिलनाडु के सीएम थे, 1976 में दिया गया। मदर टेरेसा 1980 में, नोबेल शांति 79 में। ठीक है। मदर टेरेसा को 80 में दिया गया, 1 साल पहले नोबेल मिला था। आचार्य विनोबा भावे 83 में, भूदान आंदोलन के जनक आचार्य विनोबा भावे को 1983 में दिया गया। आचार्य विनोबा भावे कब दिया गया? 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार खान जो प्रथम विदेशी नागरिक थे, कहाँ के थे? पाक के थे, पाकिस्तान के थे। ठीक है। पाकिस्तान के थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो 1987 में दिया गया है। ठीक है। इसे 1987 में दिया गया। उसके बाद में एम.जी. रामचंद्रन। ठीक है। किसे दिया गया? रामचंद्रन को, जो मुख्यमंत्री या तमिलनाडु के अभिनेता भी थे, एम.जी. रामचंद्रन को 88 में दिया गया। एम.जी. रामचंद्रन को कब दिया गया? तो 1988 में दिया गया। देश के पहले कानून मंत्री जिसे भीमराव अम्बेडकर कहा गया, भीमराव अम्बेडकर 1990 में दिया गया। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में नेल्सन मंडेला और भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। ठीक है। साउथ अफ्रीका के थे। नोबेल शांति 1963 में मिला था। ठीक है। नेल्सन मंडेला को 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है। और नेल्सन मंडेला 1990 में नेल्सन मंडेला को भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। ठीक है। जो साउथ अफ्रीका के थे, 1963 में क्या मिला था? तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी
एक साल बाद राजीव गांधी को यानी कि भीमराव अम्बेडकर के 1991 में छठे पीएम जो रहे सूचना क्रांति के अग्रदूत 1991 में राजीव गांधी को दिया गया। ठीक है, राजीव गांधी को 1991 में दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और राजीव गांधी को और मोरारजी देसाई को, ठीक है, सम्मान निशान पाकिस्तान, मोरारजी देसाई को सम्मान मिला था, निशान पाकिस्तान मिला था। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल थे। सामान्य निशान जो होता है ना, सम्मान ए निशान, निशान ए सम पाकिस्तान, सम्मान में निशान पाकिस्तान की स्थिति मोरारजी देसाई को दिया गया था। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों को 1991 में दिया गया। एक तो वल्लभ भाई पटेल को, उसके बाद में हमारे राजीव गांधी को, राजीव गांधी वल्लभ भाई पटेल तथा मोरारजी देसाई को 1991 में दिया गया था। ठीक है, अब्दुल कलाम, मोहम्मद अब्दुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ना, इन्हें भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद 1992 में दिया गया। ठीक है, 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद को, अजय आर डी टाटा साहब को 1992 में, तथा सत्यजीत रे जो भारतीय सिनेमा के विश्व का स्तर तक पहुंचाने वाले सत्यजीत रे को दिया गया। ठीक है, 1992 में। तो 1992 में भी 3 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन थे? तो वो एक टाटा साहब थे, जे आर डी टाटा साहब थे, सत्यजीत रे टाटा और अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद, जे आर डी टाटा तथा सत्यजीत रे को दिया गया 1992 में। उसके बाद में अरुणा आसफ अली, दिल्ली की प्रथम महिला मेयर। अरुणा आसफ अली कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम महिला मेयर थी, 1997 में दिया गया। अरुणा आसफ अली को 1997 में दिल्ली की प्रथम महिला मेयर। गुलजारीलाल नंदा 1997 में। एपीजे अब्दुल कलाम, गुलजारीलाल नंदा तथा एपीजे अब्दुल कलाम सर को जो है सो 1997 में दिया गया। ठीक है, 1997 में किसे किसे दिया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम को तथा गुलजारीलाल नंदा को और अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली दिल्ली के प्रथम महिला मेयर, उसके प्रथम महिला मेयर अरुणा आसफ अली गुलजारीलाल नंदा को 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के 2 बार उपाध्यक्ष रहे। गुलजारीलाल नंदा, अरुणा आसफ अली, गुलजारीलाल नंदा तथा एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया। ठीक है, उसके बाद में एम एस सुब्बालक्ष्मी 1998 में प्रथम संगीतकार। ठीक है, एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है ना, अगर संगीतकार के रूप में कहे, कला के क्षेत्र में सबसे पहला जो दिया गया भारत रत्न, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी को दिया गया 1998 में दिया गया। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? तो चिदम्बरम साहब थे। कृषि मंत्री चिदम्बरम साहब कब थे? हरित क्रांति के जन्म तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम को और जेपी नारायण को 1998 में दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, एम एस सुब्बालक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम तथा जयप्रकाश नारायण को 1998 में दिया गया। ठीक है, अब आते हैं आगे 1999 में। 1999 में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो अमर्त्य सेन साहब थे। ठीक है, अमर्त्य सेन साहब थे जो आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। अमर्त्य साहब को किसे? तो मिला था इकोनॉमिक्स में जो होता है नोबेल पुरस्कार 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था। वहीं भारत रत्न 1 साल बाद मिला, 99 में मिला। वहीं गोपीनाथ बारदोलोई जो स्वतंत्रता सेनानी, असम के सीएम रहे, गोपीनाथ बारदोलाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो असम के सीएम बने, गोपीनाथ बारदोलाई को भी 99 में मिला। और पंडित रविशंकर जो सितार वादक थे, 4 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। तो 98 में तो सुब्बालक्ष्मी को मिला था, वहीं 99 में हमारे किसे मिला? तो पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। ठीक है, तो अमर्त्य सेन, उसके बाद में गोपीनाथ बारदोलाई और रविशंकर 1999 में। अब 2001 से 24 तक भारत रत्न की प्राप्तकर्ता को देखेंगे। 2001 में लता मंगेशकर को मिला, भारत की सौर कोकिला कहा जाता है, और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। ठीक है, एक तो लता मंगेशकर और दूसरा बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, लता मंगेशकर और कौन कौन? तो बिस्मिल्लाह खान को जो है सो 2001 में दिया गया। ठीक है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को जो है सो शहनाई वादक जो थे 2001 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, उसके बाद में 2008 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका भीमसेन जोशी को दिया गया है। ठीक है, भीमसेन जोशी को 2008 में दिया गया। भीमसेन जोशी को 2008 में दिया गया। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, उसके बाद में भीमसेन जोशी को 2008 में दिया गया। सी एन राव जो नैनो तकनीकी के जनक थे। सी एन राव कौन थे? नैनो तकनीकी के जनक जो है, नैनो तकनीकी के जनक जो है सो सी एन राव। नैनो तकनीकी कौन होता है? तो एक तो नैनो कीट आता है जो खाद के रूप में भी आता है, यूरिया जो आता है एक नैनो कीट के रूप में आता है। तो अगर 50 kg का बोरी है तो उसकी जगह पर 1 लीटर का जो है सो नैनो यूरिया जो है उतने के बराबर होता है। तो इसलिए नैनो कीट जो है ना, नैनो तकनीकी की खोज किसने किया था? तो सी एन राव साहब थे, तो 2014 में दिया गया। सचिन तेंदुलकर को भी 2014 में दिया गया, क्रिकेट के 100 शतक बनाए। तो सी एन राव और सचिन, सी और सचिन को 2014 में दिया गया, भीमसेन जोशी को 8 में, और लता मंगेशकर तथा बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, 2 व्यक्ति। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जनक हैं, तो मदन मोहन मालवीय और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अटल बिहारी को और मदन मोहन मालवीय को कब दिया गया? 2015 में दिया गया है। और 2019 में प्रणब मुखर्जी को 13वें राष्ट्रपति, केंद्र के वित्त मंत्री 1992 में किसे दिया गया? तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। उसके बाद में भूपेन हजारिका को दिया गया और नानाजी देशमुख को दिया गया, जो समाज सेवी हैं। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख किसे दिया गया? प्रणब मुखर्जी, उसके बाद में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ठीक है,
13वें राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त मंत्री 1992 में प्रणब मुखर्जी रहे थे। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख को 2019 में दिया गया। ठीक है, अब आते हैं स्थापना। 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है सो भारत रत्न की स्थापना किया गया था। 1977 में जेपी पार्टी द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक, एक जेपी पार्टी आया था, जनता पार्टी, जो 1977 में इसे बंद कर दिया था। 80 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया। 1977 में क्या किया गया, बंद कर दिया गया था। 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में जो है सो कांग्रेस सरकार द्वारा इन्हें पुनः शुरू किया गया। ठीक है, भारत रत्न एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि, भारत रत्न में क्या होता है, पीपल का पत्ता होता है जिस पर सूर्य की छवि। उसके बाद में देवनागरी लिपि भारत रत्न अंकित अब तक 6 राष्ट्रपति को यह पुरस्कार मिल चुका है। टोटल 6 राष्ट्रपति को जो है सो प्रेसिडेंट को जो है सो मिल चुका है आपका राष्ट्रपति पुरस्कार भारत रत्न। आगे देखते हैं कि 49वें भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सीएम मरणोपरांत से इन्हें 2024 में दिया गया। 49वां भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। अभी देखिए टोटल जो भारत रत्न है वह अभी तक जो है सो 2024 में जो बांटा गया है उसे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो 49वें भारत रत्न जो है सो कर्पूरी ठाकुर को मिला। 49वां भारत रत्न किसे मिला था, तो कर्पूरी ठाकुर को मिला था। वहीं जो है सो कर्पूरी ठाकुर के बाद में जो बिहार के हैं, सबसे पहले 2024 में जो है सो 5 भारत रत्न दिया गया, 5 भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम जो है सो कौन है, कर्पूरी ठाकुर के ये हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। तीसरा जो है सो पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद में चौथा जो है सो एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, सॉरी एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, 3 व्यक्ति को दिया गया। उसके बाद में हमारे लालकृष्ण आडवाणी साहब हो गए, लालकृष्ण आडवाणी साहब हो गए। उसके बाद में लालकृष्ण आडवाणी के बाद में चौधरी चरण सिंह यूपी से हैं, चौधरी चरण सिंह, किसान के नेता कहा जाता है चौधरी चरण को। ठीक है, चौधरी चरण सिंह को। तो 5 भारत रत्न दिया गया 2024 में। एक थे कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार से, उसके बाद में एम एस स्वामीनाथन जो तिरुवनंतपुरम से हैं, उसके बाद में तिरुवनंतपुरम से हैं। ठीक है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आंध्रा से हैं, और लालकृष्ण आडवाणी साहब और चौधरी चरण सिंह साहब। ठीक है, तो भारत रत्न हमने देख लिया। भारत रत्न के आगे हम भारतीय ग्रैंड मास्टर की सूची को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ग्रैंड मास्टर। 84वां ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है, वैशाली रमेश बाबू, जो चेन्नई से हैं। जो रमेश बाबू प्रयागानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने, जो विश्वानंद आनंद को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तो रमेश बाबू जो प्रयागानंद जो है नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, जो हमारे विश्वानंद आनंद को पीछे छोड़ते हैं। इन्हीं की सिस्टर जो है ना, जो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है महिला। 83वां ग्रैंड मास्टर आदिति सामंत। ठीक है, ओके, तो 83वां ग्रैंड मास्टर कौन हुए, आदित्य सामंत हुए। 82वां कौन है, बोपल्ला परिणीत, बोपल्ला परिणीत। 82वां कौन है, बोपल्ला परिणीत। अभी जो करंट जो है सो 84 में ही याद रखना है कि 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है, तो रमेश बाबू वैशाली रमेश बाबू चेन्नई के हैं। ठीक है, तो 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है, वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, उसके बाद में है कि 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर महिला में कहे तो 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, दिव्या देशमुख है। ठीक है, 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कहे तो दिव्या देशमुख साहब है। ठीक है, तो 22वीं ग्रैंड मास्टर महिला दिव्या देशमुख है महाराष्ट्र की। 23वीं महिला कहें तो प्रियंका नुटकी। ठीक है, दिव्या देशमुख को याद रखना है कि महिला में प्रथम कह दे तो महिला का जो एक तो 84वां वैशाली रमेश बाबू बनी है 84वां ग्रैंड मास्टर, लेकिन वहीं क्या है कि 23वां महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, महिला में कौन बनी है, तो प्रियंका नुटकी आंध्र प्रदेश की है, प्रियंका नुटकी। और 22वीं कौन है, दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की, और प्रियंका नुटकी। दिव्या और प्रियंका, दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से है 22वीं, और 23वां कौन है, तो प्रियंका नुटकी है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, तो हमारे वैशाली रमेश बाबू बनी है। तो कोनेरू हम्पी एक थी, उसके बाद में हरिका द्रोणावली, तो कोनेरू हम्पी थी, उसके बाद में हरिका द्रोणावली थी, और वैशाली तीसरा भारत की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार का आयोजन लंदन 2023 का, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार का आयोजन जो है सो लंदन में हुआ था 2023 में। सर्वश्रेष्ठ हमारे फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन हुए, लियोन मेसी हुए। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन हुए थे, तो लियोन मेसी हुए थे अर्जेंटीना के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एटाना बोनमाती कहाँ की है, तो एटाना बोनमाती स्पेन की है, एटाना से स्पेन बोनमाती। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है फीफा का वो एटोना बोनमाती हुए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच कौन हुआ था, पेप गार्डियोला। इस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच कौन हुए, पेप गार्डियोला। कौन हुए थे, तो पेप गार्डियोला हुए थे। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच कौन हुआ, तो सरीना बिगमैन नीदरलैंड की, सरीना बिगमैन कहेगा
तो महिला है लेकिन बिग मैन है, तो इसलिए महिला फीफा कोच, और पुरुष का फीफा कोच जो है सर्वश्रेष्ठ कौन हुए, गार्डियोला हुए थे। तो दो इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन हुए थे, एटाना बोनमाती हुई, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन, लियोन मेसी। लियोन मेसी और एटाना बोनमाती स्पेन की हैं, लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर। तो गोलकीपर याद रखना है कि आपका एडरसन हुआ, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर हुआ तो एडरसन हुआ था, एडरसन हुए थे। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर कहेगा तो मैरी इयर्स। ठीक है, मैरी क्या है, यर्स इंग्लैंड की है, मैरी यर्स जो है कहाँ की है, इंग्लैंड की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर जो है ना एंडरसन हुआ था, ब्राज़ील का। एंडरसन कहाँ का हुआ था, ब्राज़ील का। और मैरी इराप्स यर्स, मैरी यर्स जो होता है ना, मैरी यर्स जो इंग्लैंड की है, मैरी यर्स ब्राज़ील की। एंडरसन हुआ, मैरी यर्स। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एंडरसन और महिला गोलकीपर मैरी यर्स। फीफा फेयर प्ले आउट किसे ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम ने जीता है, फीफा फेयर प्ले आउट, फीफा का फेयर प्ले आउट 2023 कौन जीता था, तो हमारे ब्राज़ील के खिलाड़ी जीते थे, ब्राज़ील की टीम जीती थी। और फीफा पुरस्कार जो था ना गुलहेम माद्रुका पुस्कस, फीफा पुस्कस पुरस्कार कौन जीता था, गुलहर मार्धुका, गुलहर माद्रुगा जो है ना फीफा पुरुष पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो फीफा का अगर गोलकीपर कहेगा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर तो एडरसन ब्राज़ील का, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर कहेगा तो मैरी यर्स इंग्लैंड की। फीफा फेयर प्ले अवार्ड ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम जीती। और फीफा पुस्कस पुरस्कार गुल हरमे माद्रुका जीती। ठीक है, आगे देखते हैं कि राम मंदिर अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था 22 जनवरी को, तो राम मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को हुआ था। राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था, 5 अगस्त 2020 को हुआ था। उसके बाद में स्थापित की घोषणा जो है सर पीएम द्वारा स्थापित किया गया 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किया गया और वहीं 22 जनवरी 2024 को स्थापना किया गया। उसके बाद में स्थान है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। कंपनी है लर्नर्स L&T लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी जो है ना, इन्होंने जो है ना इसका राम मंदिर का निर्माण किया है। वास्तुकार है चंद्रकांता बी सोमपुरा, CB सोमपुरा जो है ना, चंद्रकांता सोमपुरा इसके वास्तुकार है। निर्माण शैली नागर शैली में हुई है। निर्माण शैली कैसे हुई है, तो नागर शैली में हुई है। मूर्ति श्री राम जी का शिशु रूप है। राम मंदिर में श्री राम का शिशु रूप को दर्शाया गया है। सोमपुरा इसके वास्तुकार हुए और कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी है। 5 अगस्त 2020 को जो है शिलान्यास किया गया था और 22 जनवरी को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद में इसमें है कि निर्माण नागर शैली में किया गया है और ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। उसके बाद में क्षेत्रफल है 2.7 एकड़, 2.7 एकड़ जो है ना एकड़ में इसका क्षेत्रफल बांटा गया है। विशेष बिंदु है कि रामायण के अनुसार प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। मंदिर परिसर में सीता कुंड है, वह 5 मंडप है। एक सीता कुंड है मंदिर परिसर में, एक सीता कुंड है और 5 मंडप को बनाया गया है, जिसमें और 292 खंभे और 44 द्वार हैं। टोटल 392 जो है ना 392 आपके खंभा है और 44 द्वार है। ठीक है, सीता कुंड है, 5 मंडप है, 392 वो हमारे खंभा है और 44 द्वार है। चारों कोनों पर क्या है, सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित किया गया है। चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति, शिव और सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। ठीक है, तो उत्तर में कहेंगे तो उत्तर में किसका निर्माण रहेगा, तो अन्नपूर्णा देवी का, अन्न के देवता के, और दक्षिण में जो है सर दक्षिण में हमारे हनुमान जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम हिंदी दिवस के रूप में विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है उसके प्रमुख तथ्य को देखेंगे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 10 जनवरी को 1975 में हम नागपुर में। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी दिवस 1975 में इंदिरा गांधी ने मनाना चालू किया। ठीक है, तो प्रथम हिंदी दिवस का उद्घाटन कौन किए थे, 1975 में हमारी इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। घोषणा 10 जनवरी 2006 को किया गया था PM मनमोहन द्वारा। ठीक है, और थीम 2024 का था हिंदी परंपरा ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से, हिंदी के जो पारंपरिक ज्ञान है उसी से हम AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ना 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था, तो हिंदी सम्मेलन हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। कहाँ पे, नागपुर में 1975 में। उस समय हमारे PM कौन थी, तो हमारी इंदिरा गांधी थी। लेकिन जो दिवस जो है ना 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा 2006 में हमारे मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। 10 जनवरी 2006 से 10 जनवरी 2006 से जो है सर इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कि
22 भाषा का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। एक तो असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संताली। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमारे राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है और भोजपुरी भाषा नहीं है। ठीक है, याद रखना है कि राजस्थानी भाषा भोजपुरी को नहीं शामिल किया गया है। टॉप 5 भाषाएं हैं। एक तो अंग्रेजी है, सबसे पहला भाषा क्या है? अंग्रेजी। दूसरा है मंदारिन। दूसरा कौन सी भाषा है? मंदारिन है। उसके बाद में तीसरा, यानी 3 नंबर पर हमारी भाषाएं आती हैं विश्व में। तो टॉप में क्या है? अंग्रेजी है, दूसरा में मंदारिन, तीसरा में हमारे हिंदी है, चौथा स्पेनिश और पांचवा फ्रेंच। स्पेनिश और फ्रेंच, अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश और फ्रेंच है। ठीक है। अन्य 343 के आर्टिकल जो है 343 के ए के आर में संघ की भाषा को शामिल किया गया है। 343 के ए आर में संघ की भाषा है लिपि देवनागरी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी कहेगा तो विश्व हिंदी दिवस जो होता है ना, उसके बाद में हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी क्या है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो प्रथम विश्व हिंदी दिवस को मनाया गया था। तो प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो होता है ना, हम दिवस के रूप में मनाए 2006 से चालू किए थे। 2006 से चालू किया था, लेकिन 1975 में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी को। ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में वैश्विक सम्मेलन जो होता है ना, पहला वैश्विक सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। वहीं 12वां सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी देश के नंदी में हुआ। फिजी देश के कहाँ पे हुआ है? नंदी में होता है। तो 12वां सम्मेलन जो है ना, कहाँ पे? फिजी के नंदी में हुआ 2023 में। 2023 में हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो फिजी के नंदी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फिजी के नंदी में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। अब है द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है ना, हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ेंगे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है कि इसकी शुरुआत 2006 में किया गया था, तिमाही आधार पर, यानी हर एक 3 मंथ पर इसको जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में किया गया था। इसके जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, लंदन में। तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो लंदन से जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स, कुल 199 देश हैं। तो हेनले पासपोर्ट में टोटल देशों की संख्या कितनी? 199 है। 2006 में इसको चालू किया गया था। टॉप 10 देश। ठीक है। एक में जो है ना, हमारे टॉप 5 देश जो रैंक 1 पर है, रैंक 1 पर जो है सो हमारे टोटल 5 देश हैं। ठीक है। एक फ्रांस है, 5 देशों में फर्स्ट रैंक, 5 देशों की फर्स्ट रैंक पर है फ्रांस। फर्स्ट पर कौन है? फ्रांस है। ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट जो 2024 जारी किया गया था, उसमें जो प्रथम तिमाही में जो है, जनवरी वाली तिमाही में फ्रांस प्रथम स्थान पर था, जर्मनी था, उसके बाद में इटली था और जापान और सिंगापुर। फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर, ये जो है ना टॉप 1 में रहे। उसके बाद में दूसरा पर रहा फिनलैंड। दूसरा पर कौन रहा? फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट में याद रखना है कि टॉप 1 पर कौन है और दूसरा पर फिनलैंड है, दक्षिण कोरिया, स्वीडन है। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। और वहीं 1 पर कहेगा तो फ्रांस है, उसके बाद में जर्मनी है, इटली है, उसके बाद में जापान है और सिंगापुर है। ठीक है। और भारत का स्थान 2024 में 80वीं रैंक है। ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 80वां। भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 80वां है। वहीं पिछले साल 84 पर था। ठीक है। ठीक है। तो 2024 में भारत का स्थान जो है ना, हेनले पासपोर्ट में 80 था, 23 में 84 पर था, 80 था। ठीक है। उसके बाद में सीरिया का 103, अफगानिस्तान 104 सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान से ऊपर सीरिया है। ठीक है। चीन रैंक, अगर अन्य देशों की स्थिति कहेगा तो चीन 62 रैंक, श्रीलंका 96 पर, नेपाल 98 पर, बांग्लादेश 97 पर, पाकिस्तान 101 पर है। ठीक है। पाकिस्तान 101 पे है। तो भारत का स्थान क्या है? 80 है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इंडेक्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स जो है तो कब आया। ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक के बारे में देखेंगे कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 की शुरुआत 1995 में किया गया था। ठीक है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में किया गया था। जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक को कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। कुल 180 देश हैं। तो अभी हम पढ़े कि हेनले पासपोर्ट में टोटल 199 देश हैं। वहीं आप अगर 180 देश किस में है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ठीक है। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023, भ्रष्टाचार पहल भारत। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था? तो 1988 में आया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भारत में कब आया था? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था। कंपनी अधिनियम 13 में, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2023 में। ठीक। देखिए,
कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं, अधिनियम हैं जो भारत में आए। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था। भारत का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। कंपनी अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, कंपनी 2013 में, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 में। एक तो कंपनी अधिनियम आया, उसके बाद लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था। ठीक है। उसके बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। धन शोधन कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है। धन शोधन अधिनियम 2002 में आया था। विदेशी अंशदान, विदेशी विनिमय अधिनियम 2010 में। विदेशी विनिमय अधिनियम कब आया था? 2010 में आया था। विदेशी विनिमय अधिनियम 2010 में। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 88 में, कंपनी 13 में, लोकपाल अधिनियम 13 में, धन शोधन 2002 में, और विदेशी निवारण विदेशी विनिमय अधिनियम 2010 में आया था। ठीक है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है 90 स्कोर के साथ। ठीक है। 90 स्कोर के साथ डेनमार्क है। ओके। भ्रष्टाचार सूचकांक में, भ्रष्टाचार जो सूचकांक है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर 90 स्कोर के साथ कौन था? डेनमार्क है। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क, और दूसरा पर फिनलैंड। डेनमार्क और फिनलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। तब डेनमार्क को कई याद रखें हम, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, उसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड, DFN, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, 90, 87, 85। ठीक है। उसके अंदर भारत 2023 में भारत का स्थान जो है ना 93 रहा। भारत का स्थान कितना रहा? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2023 में जो है 93 रहा है। ठीक है। गंभीर खतरा में है, स्कोर 39, गंभीर खतरा में भारत है। ठीक है। यानी कि 2023 में भारत का स्थान 93 रहा है, स्कोर 39। ओके। अफगानिस्तान 162, उत्तर कोरिया 172। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया कौन है? सोमालिया जो है ना सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। तो हम लोग से भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सबसे अच्छा है? तो सबसे पहले डेनमार्क है 1 नंबर पर, और वहीं हमारा भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 93। भारत का स्थान कितना है? 93 है। भारत का स्थान कितना है? 93 है। 2022 में 85 था, 2022 में 85 था, अभी बढ़ करके कितना हो गया है? 8 को बढ़ा है, 93 हो गया है। ठीक है। कितना हो गया? 93 हो गया है। ठीक है। भारत कितना हो गया? 93 हो गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण सम्मेलन, प्रमुख जो सम्मेलन है 2024 और 23 का, तो उसको देखते हैं। ठीक है। सम्मेलन के बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ पे हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 भारत में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन जो होता है ना, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है। ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे? हिरोशिमा में, जापान में हुआ था। तो क्वाड का दोनों याद रखना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 और 24। 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? हिरोशिमा में हुआ था। अभी 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है। क्वाड में शामिल देशों की संख्या जापान है, इंडिया है, उसके बाद में जापान, इंडिया और 2 देश क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है। क्वाड में। ठीक है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 और 2023, 23 में हिरोशिमा में हुआ है और 24 में कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है। ठीक है। उसके बाद में G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, इटली में 49वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पे? हिरोशिमा में हुआ था। G7 और क्वाड जो 2023 हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो हिरोशिमा में हुआ था। ठीक है। वहीं आपका जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है। जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है। तो G7 का 48वां कहेगा तो जर्मनी में हुआ था, 48वां कहेगा तो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद में 49वां जापान में हुआ और इटली में हुआ है 2024 का। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़े कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो है ना 2023 जो होता है हिरोशिमा में हुआ और जापान में, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो इटली में हुआ है। तो जर्मनी, जापान और इटली ऐसे याद रखना है। जर्मनी 48वां, 49वां जापान और इटली 50वां। तो क्वाड भी जापान में हुआ है। आगे देखते हैं। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है? बौद्ध से संबंधित, हमारे बौद्ध हमारे यहाँ जन्मे थे, इसलिए पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में ही होगा। ठीक है। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन जो 18वां है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन, 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है ना, 18वां G20 शिखर सम्मेलन वह हमारे भारत में हुआ। कहाँ पे हुआ है? 18वां भारत में हुआ। 49वां कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। सॉरी, 18वां और 19वां। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में और 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है। ब्राज़ील में हुआ है। उसके बाद में COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023। COP 28 कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ है। COP 28 कहाँ पे हुआ? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में जो होता है ना, यहाँ पे COP 28 हुआ है। COP 28 कहाँ पे हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में COP 28 हुआ है। उसके बाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO, 23वां SCO संगठन भारत में हुआ था और 24वां कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। ठीक है। 24वां हो चुका है, कजाकिस्तान में। ठीक है। तो 23वां शिखर सम्मेलन जो शंघाई सहयोग संगठन कहाँ पे हुआ था? शंघाई सहयोग संगठन SCO जो होता है ना भारत में हुआ और 24वां कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान के अस्ताना में। कजाकिस्तान के कहाँ पे? अस्ताना में हुआ है।
ठीक है। 42वां एवं 23वां आसियान शिखर सम्मेलन, 42वां और 43वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में होगा 2023 में। 42-43 जो आसियान है, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो आसियान होंगे आसियान इंडोनेशिया में। आसियान कहाँ पे होगा? 42वां-43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में। ठीक है। नाटो 2023 का 33वां नाटो शिखर सम्मेलन जो होता है ना, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पे? लिथुआनिया। नाटो लिथुआनिया में हुआ है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का, 23 का नाटो 23वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे होगा? हुआ तो लिथुआनिया में हुआ। ठीक है। लिथुआनिया में हुआ है। लिथुआनिया में हुआ है। ठीक है। G20 समझ गए। G20 जो है ना, जो 2023 का भारत में हुआ था, ब्राज़ील में 24 में होगा। ठीक है। दुबई में होता है COP28। शंघाई सहयोग संगठन 23 में भारत में हुआ था, 24वां जो है ना जो कजाकिस्तान में होगा। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 42-43 नाटो शिखर सम्मेलन 2023वां 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ पे? लिथुआनिया में हुआ। ठीक है। लिथुआनिया में हुआ है। उसके बाद में CHOGM, ठीक है, 27वां कोकम CHOGM सम्मेलन, कोजम सम्मेलन जो सामोआ में होगा। ठीक है। कोजम कहेगा, कोजम इसको कहेंगे, या CHOGM सम्मेलन, CHOGM सम्मेलन जो है ना, CHOGM सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो होगा सामोआ में। ठीक है। कहाँ पे? तो सामोआ में होगा, 27वां सामोआ में। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी कहेगा कि आगे देखते हैं सम्मेलन के बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण जो है सो हम नियुक्तियाँ को देखेंगे। ठीक है। कुछ महत्व ITBP के महानिदेशक कौन? राहुल रस्तोगित्रा को बने। ITBP के महानिदेशक किसे बना गया है? राहुल रस्तोगित्रा को बनाया गया है। ITBP के महानिदेशक राहुल रस्तोगित्रा। CISF के महानिदेशक नीना सिंह। CISF के महानिदेशक कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। ITBP के राहुल रस्तोगित्रा और CIF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो CIF के महानिदेशक बने हैं नीना सिंह बनी है। उसके हमने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर राजन। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो चंद्रशेखर राजन को बनाया गया कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? चंद्रशेखर राजन बने हैं। ठीक है। तो ITBP के राहुल रस्तोगित्रा, CIF के नीना सिंह और कोटक महिंद्रा बैंक के चंद्रशेखर राजन बने हैं। ठीक है। होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के कौन बने हैं? तो होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव साहब बने हैं। होमगार्ड के कौन बने हैं? तो विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? विवेक श्रीवास्तव बने। चीफ ऑफ किरण देशमुख। चीफ ऑफ मेटेरियल कौन है? चीफ ऑफ मेटेरियल किरण देशमुख है। वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। ठीक है। तो होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड कौन बने हैं? तो विवेक श्रीवास्तव साहब बने हैं। उसके बाद में चीफ ऑफ मेटेरियल है किरण देशमुख। चीफ ऑफ मेटेरियल कौन है? किरण देशमुख है और विवेक श्रीवास्तव होमगार्ड। और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया है, अरविंद पनगड़िया साहब है। ठीक है। उसके बाद में इंडियन आयल के कौन है? रश्मि गोविल। इंडियन आयल के कौन है? रश्मि गोविल है। इंडियन आयल के कौन है? रश्मि गोविल। इंडियन आयल के कौन है? रश्मि गोविल है। इंडियन आयल के महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि गोयल है। इंडियन आयल के कौन बनी है? तो रश्मि गोविल है। उसके अंदर पश्चिम बंगाल के DGP है राजीव कुमार। पश्चिम बंगाल के DGP कौन है? राजीव कुमार है पश्चिम बंगाल के DGP। पश्चिम बंगाल के DGP कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। उसका चीफ ऑफ FO श्रीनिवास, B श्रीनिवास, चीफ ऑफ FOCINC। ठीक है। बी श्रीनिवास है। ठीक है। B श्रीनिवास साहब है। ओके। उसके बाद में GI टैग 2023-24 का कुछ जो GI टैग है उसको देखते हैं। बांचू लकड़ी, बांचू अरुणाचल प्रदेश की लकड़ी है। बांचू लकड़ी कौन कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है बांचू लकड़ी। उसके बाद में लांजिया सौर पेंटिंग, लांजिया सौर पेंटिंग उड़ीसा की है। बांचू लकड़ी अरुणाचल प्रदेश की और लांजिया सौर पेंटिंग उड़ीसा की है। डोंगरिया कोंग सौल कहेगा और लांजिया सौरा पेंटिंग कहेगा। तो लांजिया सौरा पेंटिंग तथा डोंगरिया कोंग सौल जो है ना हमारा उड़ीसा की है। और बांचू अरुणाचल प्रदेश की है। बांचू लकड़ी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। उसके बाद में कडियाला साड़ियाँ, उसके बाद में कडियाल साड़ियाँ पश्चिम बंगाल की। सिंपलीपाल काई चटनी, सिंपलीपाल उड़ीसा। और लाकाडोंग हल्दी है। ठीक है। लाकाडोंग हल्दी क्या है? तो लाकाडोंग हल्दी जो है ना मेघालय की है। लाकाडोंग हल्दी क्या है? लाका से मेघालय, लाकाडोंग हल्दी मेघालय। ठीक है। तो कडियाल कहेगा तो कडियाल साड़ी पश्चिम बंगाल की, सिंपलीपाल चटनी काई चटनी उड़ीसा की तथा कोडियाल हल्दी मेघालय की है। ठीक है। केसर हमारे जो कहाँ से संबंधित है? केसर जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए जो है ना केसर किश्तवाड़ से है। केसर कहाँ से है? तो केसर किश्तवाड़ से है। ठीक है। केसर कहाँ से है? तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से है। बकथोर्न फल, ठीक है, बकथोर्न कहाँ से है? लद्दाख से है। बकथोर्न कहेगा लद्दाख से है। रसबली के अंदर पड़ा उड़ीसा से। रसबली मिठाई कहेगा, रसबल्ली मिठाई, बल्ली क्या है? बल्ली क्या है? उड़ीसा से संबंधित है। बल्ली कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। तो रसबल्ली मिठाई क्या है? उड़ीसा।
तो केसर, केसर कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। बॉकथॉर्न फल क्या है? लद्दाख से। बॉकथॉर्न फल लद्दाख से तथा रसबली मिठाई हमारी उड़ीसा से है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड, कुछ गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो बांटा गया उसके बारे में देखते हैं। प्रथम बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 में किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 में किया गया था, जो फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, आयोजन इसका कहाँ पे हुआ है? कैलिफोर्निया में हुआ है। तो बेवर्ली हिल्टन जो होता है, बेवर्ली हिल्टन कैलिफोर्निया में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन बेवर्ली कैलिफोर्निया में किया गया। ठीक है, ग्लोबल अवार्ड जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है उसका आयोजन हिल्टन में किया गया, बेवर्ली हिल्टन कैलिफोर्निया में किया गया। 81वां संस्करण है। कौन है? 81वां संस्करण है। प्रथम बार 1944 में किया गया था। प्रथम बार कहाँ किया था? 1944 में किया गया था। पुरस्कार फिल्म टेलीविजन में दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट पिक्चर के लिए ओपेनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर किसे दिया गया? ओपेनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, तो 2024 का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो दिया गया वह कैलिफोर्निया में आयोजन किया गया था। 1944 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, बेस्ट पिक्चर के लिए ओपेनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन है? वो सिलियन मर्फी हैं। ठीक है, सिलियन मर्फी जो होता है ना, सिलियन मर्फी याद रखना है कि सिलियन मर्फी को जो है ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीमेल एक्टर का लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया है। लिली ग्लैडस्टोन को क्लियर्स ऑफ द फ्लावर मून फिल्म के लिए। ठीक है, ओपेनहाइमर जो फिल्म है उनके अभिनेता को जो सिलियन मर्फी हैं उन्हें दिया गया है। उसके बाद लिली ग्लैडस्टोन। ठीक है, ग्लैडस्टोन को याद रखना है कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसे ग्लैडस्टोन को दिया गया। ठीक है, बेस्ट फीमेल एक्टर कौन है? ग्लैडस्टोन है। ठीक है, लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया क्लियर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, क्लियर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए दिया गया तथा क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया। कौन है? क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, बेस्ट फीमेल एक्टर ग्लैडस्टोन और बेस्ट आपका डायरेक्टर कौन बने? तो क्रिस्टोफर नोलन बने। ठीक है, आगे देखते हैं कि परीक्षा बिंदु से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर कौन है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बेस्ट सपोर्टिंग मेल डायरेक्टर ओपेनहाइमर का रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर का है कि द वाइन जॉय रैंडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए। ठीक है, बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एनाटॉमी ऑफ द फॉल। बेस्ट पिक्चर कहेगा द एनाटॉमी ऑफ द फॉल कहेगा, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज है एनाटॉमी ऑफ द फॉल, ये इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर कौन है? एनाटॉमी ऑफ द फॉल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिक कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो संगीत और कॉमेडी के लिए पॉल जियाटी। ठीक है, और द होल्ड आवर्स के लिए। बेस्ट टीवी सीरीज है सक्सेशन सारा स्क्रू बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी द बियर। सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज बीफ। सिनेमेटिक और बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट बारबी। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है मैं किस लिए बना हूँ, बिली इंग्लिश और फिनिक्स बारबी। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत कौन है? बारबी का है कि मैं किस लिए बना हूँ, बिली इंग्लिश और फिनिक्स। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस्ट पिक्चर क्या है? बेस्ट पिक्चर कहेगा तो एनाटॉमी ऑफ द फॉल होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हम करंट अफेयर जो होता है ना 1 जनवरी का जो 2024 का मुख्य है, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी का पर डे का हमने देखेंगे। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को 16वीं वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया। नीति आयोग के प्रथम पूर्व उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नितिन कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब थे। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को जो है ना नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को 16वीं वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। उसके बाद में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ क्या कहेगा? FOCINS कौन है? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो है हमारे बी श्रीनिवास साहब। कौन है? बी श्रीनिवास साहब है। दक्षिण नौसेना कमांड के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन द चीफ यानी कि फोर्सनिक के रूप में कौन है? तो बी श्रीनिवास है। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? भारतीय इतिहास कांग्रेस जो होता है ना इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। ठीक, कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 8.2% कर दिया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 8.2% कर दिया है। PUBT स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? PUBT स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड PUBT कहेगा। PUBT अवार्ड जो है ना PUBT अवार्ड स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो हमारे विराट भाई ने जीता है। ठीक है,
कौन जीते हैं? तो विराट कोहली जीता है। ठीक है, कौन जीता है? तो विराट कोहली जीता है। ओके, पीबीटी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। ओके, उसके बाद में किस राज्य के 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया? तो गुजरात में। ठीक है, किस राज्य के 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक नमस्कार किया गया? तो गुजरात में किया गया है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण आज किस बंदरगाह से शुरू हुआ? तो 1 जनवरी 2024 को सागर परिक्रमा का 10वां चरण चेन्नई बंदरगाह से शुरू किया गया है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण आज यानी कि 1 जनवरी 2024 को किस बंदरगाह से शुरू किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह से शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया है? चेन्नई बंदरगाह से शुरू किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन? ठीक है, कौन है? तो डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो राजस्थान में आयोजित किया। डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो होता है 2 से 15 जनवरी तक कहाँ पे? तो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। किसके साथ है? डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में है। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में है। ठीक है, भारत साइक्लोन। ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच जो राजस्थान में मनाया गया है? तो वो है हमारे यूएई और भारत के बीच में। किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे से संन्यास ले लिया? तो डेविड वार्नर जो है ना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 पर एक्सरे पॉलीमीटर एक्सपोसैट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। तो एक्सपोसैट जो है एक्सपोसैट कहेगा। एक्सपोसैट क्या लॉन्च किया? तो एक्सपोसैट का मतलब होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। XPO एक्सरे पी से पोलरीमीटर जो होता है ना पोलरीमीटर पोलरीमीटर सैटेलाइट होता है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो द्वारा। ठीक है, यान है कौन सा यान है? PSLV C58 को एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, आगे 2 जनवरी को देखते हैं। ठीक है, 2 जनवरी क्या है कि विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे जो होता है ना 2 जनवरी को मनाया जाता है। इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट होता है कि ये कम बोलने वाला, एक्सट्रोवर्ट होता है अधिक बोलने वाला। तो अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाएगा? 2 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो वृंदावन में। तो देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल तो ऐसे होता है, लेकिन कन्या सैनिक स्कूल देश का पहला कहाँ पे खोला गया? वृंदावन में खोला गया है। ठीक है, सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुल उद्घाटन राजनाथ सिंह मथुरा में किए हैं। ठीक है, वृंदावन यानी मथुरा में संविदा गुरुकुल, इसका नाम क्या है? संविदा गुरुकुल है, इसका राजनाथ सिंह ने। देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो देश का पहला सैनिक स्कूल जो किस देश में खेला? भारत के मथुरा में यानी वृंदावन में खोला गया। राजनाथ सिंह उद्घाटन किए हैं, इसका संविदा गुरुकुल नाम है। ठीक है, संविदा गुरुकुल नाम है। ओके, उसके बाद में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अवार्ड, स्कॉटिश जूनियर जो होता है ना स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैड अवार्ड 2000 अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीते हैं। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीते हैं। ठीक है, अनाहत सिंह जीता है। ओके, अनाहत सिंह जीते हैं। उसके बाद में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे? तो विवेक श्रीवास्तव। तो होमगार्ड किसे बनाया गया है? तो होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव को बनाया गया। होमगार्ड किसे बनाया गया? विवेक श्रीवास्तव को बनाया गया। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाड और अंडर 19 का कौन जीता है? तो अनाहत सिंह जीता है। ओके, अनाहत सिंह जीता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? तो हामिद करजई को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो होता है ना यूएन द्वारा किसे अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष राजदूत बनाया गया? तो हामिद करजई को बनाया गया। किसे बनाया गया? हामिद करजई को बनाया गया। कौन है? हामिद करजई को बनाया गया। हामिद जो है ना हामिद करजई को बनाया गया। ठीक है, हामिद करजई को बनाया गया। ओके, आगे देखते हैं। किसे हाल ही में नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार? चीफ ऑफ किरण देशमुख। चीफ ऑफ मटेरियल कौन है? तो नौसेना का चीफ ऑफ मटेरियल कहेंगे तो किरण देशमुख को कहेंगे। चीफ ऑफ मटेरियल जो भारतीय नौसेना का किसे बनाया गया? तो किरण देशमुख को बनाया गया है। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक नियुक्त बनाया था? गीति मेहता को। निविया स्किन केयर ब्रांड जो होता है ना एक स्किन केयर ब्रांड है निविया NIVIA निविया इंडिया। स्किन केयर जो होता है ना ब्रांड निविया एयर जो है ना किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया है? तो गीतिका मेहता को बनाया है। ठीक है, गीतिका मेहता को क्या बनाया है? तो स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया? तो गीतिका मेहता को बनाया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो देखिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से
बी आर कम्बोज को शामिल किया गया है, सम्मानित किया गया है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे शामिल किया गया, तो सम्मानित किया गया है बी आर कम्बोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा में एक विश्वविद्यालय है उसके कुलपति है चौधरी चरण सिंह, हरियाणा के जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, उसके कुलपति को जो है ना, कुलपति को जो बी आर कम्बोज है को स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया, बी आर कम्बोज को दिया गया है। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदाय को सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। तो सिरमौर जिला हट्टी समुदाय कहाँ की है, तो हट्टी समुदाय जो है ना, हट्टी समुदाय कहाँ की है, तो हिमाचल, हट्टी ह से हिमाचल प्रदेश HP की है। हट्टी समुदाय सिरमौर जिला के वो जिसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। हट्टी समुदाय जो है ना, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश के है। ठीक है, कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी में, सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदाय को सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने करेगा, तो रूस करेगा। ठीक है, तो ब्रिक्स का 2024 में अध्यक्षता कौन किया है, तो रसिया किया है, रसिया किया है। ठीक है, रसिया किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 जनवरी किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है, चेतक कोर। ठीक है, किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कार संभाली, तो कमान संभाली है नागेंद्र सिंह ने। चेतक कोर कौन संभाला है, चेतक कोर कहेगा जनरल ऑफिसर कमांडी जो होता है ना, जनरल ऑफिसर कमांडी JOC के रूप में चेतक कोर की कमान नागेंद्र सिंह संभाले हैं। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, राजस्थान का नया जो मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो है सुधांश पंत को। ठीक है, किसे शामिल किया गया है, सुधांश पंत को शामिल किया है। ठीक है, सुधांश पंत को हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो सुधांश पंत है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे बनाया गया है, रविंद्र कुमार त्यागी को। ठीक है, त्यागी हैं, रविंद्र त्यागी जो है ना, रविंद्र त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो होता है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन PGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, रविंद्र कुमार त्यागी को। कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया, कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कोची और लक्षद्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। ठीक है, किसने किया है, नरेंद्र मोदी किए हैं। उसके बाद में है किस राज्य सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट शुरू किया है, के से केरल, के से क्या होगा, केरल हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया, ई-गवर्नेंस है, क्या है, ई-गवर्नेंस है, के पोर्टल क्या है, ई-गवर्नेंस, के पोर्टल क्या है, ई-गवर्नेंस है। किसने चालू किया है, तो केरल ने चालू किया है। ठीक है, केरल चालू किया है। ओके, उसके बाद में है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो फेलिक्स त्सेकेदी जो है ना, फेलिक्स त्सेकेदी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो फेलिक्स त्सेकेदी को चुना गया है। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो फेलिक्स त्सेकेदी को। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना PMVY को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जम्मू कश्मीर है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, फेलिक्स त्सेकेदी को चुना गया है। ठीक है, ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। ठीक है, ISCC जो होता है ना, ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। 4 जनवरी 2024 को कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो उद्घाटन करेंगे, कौन, जगदीप धनखड़। स्टार्टअप एक्सपो, स्टार्टअप जो होता है ना, स्टार्टअप एक्सपो जो होता है ना, स्टार्टअप एक्सपो जगदीप धनखड़ ने कहाँ पे, कठुआ में लॉन्च किया। ठीक है, 4 जनवरी 2024 को कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन कौन किए, जगदीप धनखड़ किए, जगदीप धनखड़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है कि भारतीय विदेशी सेवा के लिए वरिष्ठ अधिकारी ने विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय विदेश सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने, भारतीय विदेश सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है, तो रणधीर जायसवाल। भारतीय विदेश सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य संभाला, तो रणधीर जायसवाल थे। कौन थे, रणधीर जायसवाल। ठीक है, आगे देखते हैं 4 जनवरी में है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कौन बने हैं, तो दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र
कहाँ पे? तो यूपी में। राहत वाणी केंद्र कहाँ पे? तो यूपी में। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है। 3 नंबर में है कि किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जस्टिस बी आर गवई को नियुक्त किया गया। ठीक है, बी आर गवई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया बी आर गवई को। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभियान को शामिल किया गया है? ठीक है। तो स्वदेश दर्शन जो होता है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 में किस वन्यजीव अभियान को शामिल किया गया? तो डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, डेबरीगढ़ तो 2.0 में शामिल किया गया डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश के प्रधानमंत्री 10 से 12 जनवरी तक 10वें ब्राइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि होंगे? तो किस देश के प्रधानमंत्री 10 से 12 जनवरी तक 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन, तो वाइब्रेंट गुजरात जो होता है ना 10वां वाइब्रेंट गुजरात में वैश्विक स्तर के निवेशक में कौन सम्मानित अतिथि होंगे? तो चेक गणराज्य के पीएम पेट्रा फियाला चेक गणराज्य के जो वाइब्रेंट गुजरात के जो वैश्विक सम्मेलन हुआ, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन होगा उसमें कौन अतिथि रहेंगे? तो हमारे चेक गणराज्य के पीएम पेट्रा फियाला चेक गणराज्य के पीएम प्रधानमंत्री पेट्रा फियाला रहेंगे। ठीक है। हाल ही में 4 देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो हाल ही में 4 देश के नए पीएम कौन बने? तो सक्सेस मिश्रा 4 के नए पीएम सक्सेस मिश्रा 4 के नए पीएम कौन है? सक्सेस मिश्रा है। कौन है? सक्सेस मिश्रा। ठीक है, सक्सेस मिश्रा बने हैं। कौन बने? सक्सेस मिश्रा बने हैं। ठीक है, सक्सेस मिश्रा बने हैं। ठीक है, हाल ही में 4 देश के नए प्रधानमंत्री सक्सेस मिश्रा। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हमारे पंजाब बने हैं। नेविगेशन को जो भी दुर्घटना स्थल है उसको नेविगेशन प्लेटफॉर्म मैप के रूप में कौन बनाया है? तो हमारे पंजाब बनाया है। कौन बनाया है? पंजाब बनाया है। उसके बाद में 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है 2018 में। 2018 के बाद से विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2018 से 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूशन एंड डाइवर्सिटी। एम्पावरिंग जो होता है ना, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। राम मंदिर के सम्मान में छत्तीसगढ़ ने किस दिनांक को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुष्क दिवस 22 जनवरी को मनाएगा। छत्तीसगढ़ जो होता है ना 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाएगा। ठीक है, राम मंदिर के सम्मान में छत्तीसगढ़ ने किस दिनांक को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाएगा। कौन? छत्तीसगढ़। किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत का विमोचन किया? तो केरल ने। किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत का विमोचन किया? तो केरल के राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान साहब। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान साहब किए हैं। कौन किए हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान साहब किए हैं। ठीक है, तो किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत का विमोचन किया है? तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किए हैं। ठीक है, 5 जनवरी का केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए थे? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो 4797 करोड़। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4797 करोड़। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन जो होता है ना, एनसीसी गणतंत्र दिवस जो होता है ना 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ किए हैं। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो घोघला बीच पर। अनुराग ठाकुर ने किस बीच गेम्स का उद्घाटन किया? बीच गेम की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो बीच गेम की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो घोघला बीच पर किया गया है। ठीक है, अब अनुराग सिंह ठाकुर जो होता है ना हमारे खेल मंत्री नहीं रहे। खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर तो तत्कालिक थे, वहाँ पर बीच गेम्स की शुरुआत कहाँ पे किया था? तो बीच गेम की शुरुआत घोघला बीच पर किए थे। कादियाल साड़ियाँ कहाँ की हैं? बंगाल की हैं। कादियाल साड़ियाँ किस का जीआई टैग जो मिला है वह कहाँ की है? तो यह है पश्चिम बंगाल की। कादियाल साड़ियाँ कहाँ की? पश्चिम। 3 किस्मों की ओर तंगेल, कोरियल और गराड़ को 3 किस्मों की ओर है, तंगेल है, कोरियल है और गराड़ है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो
उड़ीसा के माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को, उड़ीसा के माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड OMCL को दिया गया, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को दिया गया। ठीक है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पी संतोष को। नेशनल एसेट्स जो होता है ना, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? संतोष को नियुक्त किया गया, पी संतोष को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर को 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो सुमित शर्मा को। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो होता है ना, भारतीय जो होता है ना, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, BCCI, ठीक है, उल्टा है BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर? तो सुमित शर्मा को। कौन है? सुमित शर्मा जी पर। सुमित शर्मा को 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, सुमित शर्मा को। हाल ही में उड़ीसा के किस झील को वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? ठीक है, किस झील से वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो चिल्का झील, उड़ीसा से। हाल ही में उड़ीसा के किस झील से वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई? तो चिल्का झील से। एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब किसे हासिल किया है? तो गौतम अडानी। एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब किसने हासिल किया है? तो गौतम अडानी ने किया है, गौतम अडानी ने किया है। ठीक है, गौतम अडानी। उसके बाद में किस कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ की है? तो MP की है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, कहाँ की? MP, मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई कहाँ से? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश चालू किया है। कहाँ से, कौन से चालू किया? मध्य प्रदेश चालू किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश चालू किया है। आगे का यानी कि 5 सेट हो गया, 5 सेट हमने पढ़ा। आगे से 6 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का अगले वीडियो में हमने बनाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक।